Radhe Radhe, hello everyone. Let's begin with a new episode of Devil Mera Yaar 131 Angry Dua. अने ने अनमे ने सब देखा और उसे समझ नहीं आ रहा था वो शौर को इस बिहेवियर पर क्या क्या बोले वो कैसे उसका करे। उसने सर हिलाते हुए बस इतना कहा, इस प्यार को क्या नाम दूँ। नफ़रत भी उसी से और बेहिंता मोहब्बत भी उसी से। इतना बोलकर वो भी उसके पीछे पीछे चला गया। उन लोगों को दर्द भरी चीखों की आवाज़ बाहर तक आ रही थी। दुआ का घर। पायल कानों को पकड़े हुए दुआ का साथ क्यूट सा फेस बनाए हुए बैठी थी। सब उसे ऐसे देखकर मंद मंद मुस्कुरा रहे थे और दुआ उसे ऐसे देखकर कंफ्यूज थी। तभी पायल ने कान पकड़े हुए ही कहा, भाई की तरफ से मैं माफ़ी मांगती हूँ। क्या तुम भाई को माफ़ कर दोगी? तुम जानती हो ना, गुस्से में उन्हें कोई नहीं समझा। प्लीज़ भाई को माफ़ कर दो दुआ। तुम तो अपने भाई जा नाम ही मत लो। समझते क्या है वो खुद को? मन तो हमारा ऐसा ही हो रहा है, मार मार कर उनकी चटनी बना दे। वो एक राक्षस है। उन्हें तो हम बोलते हुए वो कपकपा रही थी। वो सभी उसका गुस्सा देखकर हैरान से उसे आंखें फाड़े देख रहे थे। आज से पहले किसी ने दुआ को इतना गुस्सा करते हुए नहीं देखा था। चित्रा की नज़र उसके हाथ पर गई तो उसने बाकी सबको भी इशारे से उसके हाथ की तरफ देखने के लिए कहा। सबने उसके हाथ की तरफ देखा तो उसकी आंखें कुछ और बड़ी हो गईं। दुआ के हाथों पर पिलो बेचारा का पोस्टमार्टम हो गया था। पायल ने धीरे से कहा, दुआ तुम शांत हो जाओ। मैं भाई की। अभी उसने इतना ही कहा था कि तभी दुआ फिर से घूरते हुए बोली, तुम्हारा भाई कोई 2 साल का छोटा बच्चा नहीं है। इसकी गलती पर तुम माफ़ी मांगोगी। माफ़ी तो उन्हें ही मांगनी पड़ेगी। जब तक वो हमसे माफ़ी नहीं मांगेंगे हम उन्हें माफ़ नहीं करेंगे। दुआ ने मुंह बनाते हुए दांत पीसते हुए कहा और पायल ने चौंक कर कहा, क्या? पर भाई उन्होंने आज तक किसी से माफ़ी नहीं मांगी। तो अब माफ़ी एक्सक्यूज मी तो अब माफ़ी मांगनी पड़ेगी, वो भी अपनी बीवी से। दुआ ने फुल एटीट्यूड में कहा। उसका इतना कॉन्फिडेंस देखकर आयशा स्माइल करते हुए बोली, वाओ यार, तू इतनी कॉन्फिडेंट कब हो गई? एक्सक्यूज मी दुआ ने मुंह बनाते हुए कहा, हमारा छोड़ो, तुम सब अपना बताओ, तुम सब कैसे हो? उसने टोन अभी भी गुस्से से भरी थी। उसकी बातों पर सबने एक दूसरे को देखा और नज़रें चुराने लगे तो दुआ ने सबको एक नज़र देखते हुए कहा, हम सब जानते तो हमसे छुपाने की कोशिश ना ही करो तुम सब। इतना बोलकर उसने आयशा, चित्रा, पायल और राखी की तरफ इशारे करते बोला, तुम्हारा अनमय जी से, तुम्हारा विशाल जी से और पायल तुम्हारा राज जी से। बोलते हुए उसने राखी पर उंगली पॉइंट कर कहा, वैसे तो हम श्योर नहीं हैं, पर अब एक ही बच्चे हैं तो शायद तुम्हारा अभय जी से चल रहा है। उसकी पूरी बात सुनकर वो चारों से आंखें फाड़ कर देख रही थी। ऐसे क्या देख रही हो? हमें सबकी खबर है। देखो तो, देखा था हमने तुम सबको संगीत के फंक्शन में। दुआ ने मुंह बनाते हुए कहा। दूसरी तरफ वालिया मेंशन में रिद्धि को आए हुए 3 दिन हो गए थे। रिद्धि माँ ने अनुराग से कहा, क्या आपको नहीं लगता कि हमें घर में एक छोटी सी पार्टी रखनी चाहिए? हमारी बेटी इतने टाइम बाद आई, उसकी वेलकम पार्टी तो बनती है। रिद्धिमा की बात पर अनुराग ने मन ही मन खुद से कहा, यह शौर्य नाम की तलवार गर्दन पर लटक रही है और इसे पार्टी की पड़ी है। वो फाइल बंद करते हुए उठा और एक्सक्यूज मी, पता नहीं क्या सॉरी वो फाइल बंद करते हुए उठा और जाते हुए बोला, नो, कोई पार्टी नहीं होगी। इतना बोलकर वो चला गया। रिद्धिमा ने अपनी बातों को मुंह बना लिया। उसकी बातों पर अनुराग रूम में आया और किसी को कॉल किया। दूसरी तरफ से कॉल रिसीव होते ही अनुराग गुस्से से बोला, और कितना टाइम? 3 दिन हो गए, पर तुम अभी तक ये पता नहीं कर पाए उसकी शादी में क्या हुआ? क्यों वो शादी होने के बाद अपनी बीवी को घर नहीं ले गया? तभी दूसरी तरफ के किसी आदमी ने कुछ कहा तो अनुराग की भौहें तन गई और वो चौंक कर बोला, क्या ये सच है? तो फिर से किसी ने कुछ कहा
और इस बार उसके होठों पर प्राउडली स्माइल आ गई। विला में शौर्य अपने रूम में बालकनी में था और उसके हाथ में सिगरेट थी। वो सिगरेट के लंबे लंबे कश ले रहा था और उसकी आंखों के सामने दुआ का चेहरा था। कभी वो चेहरा उसे सुकून देता था और आज वो चेहरा सुकून और दर्द दोनों ही दे रहा था। तभी राज उसके रूम में आया और शौर्य से बोला, क्या हम इस प्रोजेक्ट को छोड़ दें जो हम वालिया के साथ पार्टनरशिप में मिला है? राज की बात सुन शौर्य उसकी तरफ देखते बोला, क्यों क्यों छोड़ें ये प्रोजेक्ट? मैं इस प्रोजेक्ट पे उसके साथ काम करूँगा। क्या सच में? राज ने चौंक कर कहा। तो शौर्य बोला, उसके साथ रहेंगे तभी तो उस कमीने की जान पाएंगे, कमीने को जान पाएंगे। ठीक है, फिर कल रेडी रहना, हमारी मीटिंग है कल उसके साथ। इतना बोलकर राज चला गया तो शौर्य ने खुद से ही कहा, देखते हैं कल मैं तुम्हें अपने सामने देखकर खुद को कैसे कंट्रोल करता हूँ। अगली सुबह दुआ उसके सबके साथ ब्रेकफास्ट कर रही थी और तभी डोर बेल बजी। आरव उठने लगा तो दुआ ने उसे रोकते हुए कहा, तुम बैठो, हम देखते हैं। इतना बोलकर वो उठी और डोर को खोलने के लिए चली गई। जैसे ही उसने डोर खोला तो वो चौंक गई। आगे क्या मोड़ लेगी ये कहानी जानने के लिए अगले एपिसोड को सुने। वाओ, ये तो केवल 6 मिनट्स का ही निकला। क्या कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट एपिसोड 132 हॉट एंड दुआ नोज ट्रुथ। अनुराग के साथ आज शौर्य की मीटिंग थी जिसके लिए शौर्य ने पहले से ही प्रिपरेशन कर ली थी। वो एक्सप्रेशनलेस चेहरे के साथ होठों पर डेविल स्माइल लिए वीआईपी रूम में राज के साथ एंटर हुआ। किसी के आने की आहट सुनकर अंदर पहले ही बैठा एक शख्स उसने मुड़कर पीछे देखा। अपने सामने एक हैंडसम पर्सनैलिटी को देखकर उस शख्स ने अपनी एक आईब्रो उठाकर उसे देखा और धीरे से उसके गुलाबी होठों ने कहा, हॉट, एक्सट्रीमली हॉट। हालांकि उसकी आवाज़ इतनी मध्यम थी कि शौर्य के कानों तक उसकी आवाज़ नहीं पहुंची, पर उसके हिलते होठों ने यह ज़रूर रिवील कर दिया था कि वो उसके बारे में क्या सोच रही है। शौर्य भी एक पल के लिए चौंका था उस लड़की को देखकर, क्योंकि उसे तो यहाँ अनुराग के होने की खबर थी, पर यह तो एक 24-25 साल की लड़की है। अच्छे नैन नक्श और तीखी नेचर वाली एक सुंदर अट्रैक्टिव फिगर वाली लड़की। उसने शौर्य की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा, हेलो, आई एम रिद्धि वालिया। शौर्य ने भी हाथ मिलाते हुए उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, शौर्य सिंह राइज़ादा। तो रिद्धि उसकी बातों पर मुस्कुराते बोली, आपको कौन नहीं जानता मिस्टर SSR, आपको नाम बताने की ज़रूरत नहीं है। वो एकटक शौर्य की आंखों में देखी जा रही थी। अभी राज ने कहा मीटिंग शुरू करते हैं। वो सभी टेबल पर इधर इर्द गिर्द बैठ गए। राज रिद्धि का एक्सप्लेन करने लगा और पर इसके विपरीत रिद्धि का सारा ध्यान शौर्य पर था। उसने शौर्य को देखते हुए मन ही मन खुद से कहा, डैड, आपने ये क्यों कहा कि मुझे इस आदमी से संभल कर रहना चाहिए? ये तो इतना हैंडसम एंड हॉट है, एकदम चॉकलेट बॉय लग रहा है, हॉट चॉकलेट। भला इतने हॉट बंदे से मैं कभी कैसे दूर रहेगा। खुद को ऐसे ही एक टक रिद्धि को घूरते देख शौर्य ने भी उसे अजीब तरह घूरा और उसके घूरने में कुछ ऐसा था कि फौरन ही रिद्धि ने अपनी नज़रें हटा ली और राज को देखते हुए बोली, अब तक आपने जो भी बताया आई एग्री विद यू। तो अब हम काम कब से शुरू कर रहे हैं? कल हम साइट देखने जाएंगे, राज ने कहा तो रिद्धि ने चहकते हुए कहा, ओह दैट्स ग्रेट, आप मुझे टाइम पर प्लीज़ इन्फॉर्म कर देना, मैं आ जाऊंगी। ओके बोलते हुए रिद्धि उठी और शौर्य की तरफ हाथ बढ़ाते हुए बोली, नाइस टू मीट यू मिस्टर SSR। उसके बातों पर शौर्य ने बस धीमे से सर हिला दिया। रिद्धि के जाने के बाद राज बोला, आई कांट बिलीव ये दुआ की बहन है, कितना फ़र्क है दोनों के, कहाँ वो कहाँ ये। शौर्य ने उसकी बातों को इग्नोर कर कहा, मुझे इसकी सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। इतना बोलकर वो उठ खड़ा हुआ और चला गया। राज ने एक मैसेज टाइप कर सेंड कर दिया, दुआ का घर। वो नहीं चाहती थी कि उसे सैड देखकर उसके पेरेंट्स भी सैड रहे, इसलिए दुआ अपनी उदासी को झटक होठों पर एक
प्यारी सी मुस्कुराहट लिए नीचे आई और सबके साथ ब्रेकफास्ट करने लगी। अभी वो नाश्ता कर ही रही थी कि तभी डोरबेल बजी। आरब उठने लगा तो दुआ ने उसे मना करते हुए कहा, तुम बैठो, हम देखते हैं। इतना बोलकर वो दरवाजे की तरफ बढ़ गया। उसने जैसे ही दरवाज़ा खोला, उसने सामने कुछ इंसान अनजान चेहरे देखे, जिन्हें देखकर दुआ ने सवालिया नज़रों से कहा, आप सब कौन हैं? सामने खड़े शख्स के चेहरे पर दुआ को देखकर सुकून बिखरा और होठों पर हल्की मुस्कुराहट लिए उस शख्स ने कहा, अंदर चलकर बात करें बेटा। दुआ एक तरफ हो गई और शख्स अंदर आ गया। उसके पीछे उसके 4 बॉडीगार्ड भी अंदर आ गए। असद उन्हें देखते हुए अपनी चेयर से उठा। मन्नत भी सवालिया नज़रों से उसे ही देख रही थी। उस शख्स ने अपने दोनों हाथ असद के सामने जोड़ दिए और कहा, आपका धन्यवाद कैसे करूं, समझ नहीं आ रहा। आपने जो मेरे लिए किया है उसके लिए तो मैं कुछ भी करूं कम ही है। उसे बीच से रोकते हुए असद ने सवाल किया, आप कौन हैं और ये सब क्या कह रहे हैं? हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, आप हैं कौन? मैं एक बिजनेसमैन हूँ, वालिया इंडस्ट्री का CEO अनुराग वालिया। ये सुनकर असद, मन्नत, दुआ सबके चेहरे के रंग उड़ गए। सब फटी फटी आंखों से उसे देख रहे थे। दुआ की आंखें नफरत और गुस्से से भर गईं। ये वही इंसान है जिसने इतना कुछ किया है, जिसने उसकी पूरी ज़िंदगी ख़राब कर दी, जिसकी वजह से उसके प्यार ने उसे मुंह मोड़ लिया। क्यों आए हैं आप? दुआ ने बहुत रूखे अंदाज में कहा। अनुराग ने दुआ की तरफ देख और स्माइल करते हुए कहा, मैं तुम्हें लेने आया हूँ अनाया। हम दुआ हैं, हमें हमारे नाम से बुलाइए, दुआ ने दांत पीसते हुए कहा। अनुराग उसका चेहरा देख धीरे से मुस्कुराया और उसके पास जाकर उसे छूने को हुआ तो वो कदम पीछे हट गई। मैं जानता हूँ तुम मुझसे नाराज़ हो अनाया, पर बेटा मेरा भरोसा करो, मैंने इन 19 सालों में कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा तुम्हें, पर तुम नहीं मिली। मुझे जैसे ही आज पता चला तुम यहाँ हो, मैं तुम्हें लेने आ गया। चलो बेटा, अपने घर चलो। अनुराग ने बेहद अपनेपन से कहा, मानो उसे उसकी बहुत चिंता हो। घर? दुआ इतना बोलकर हंसने लगी। हम अपने ही घर में तो हैं, अब कहाँ जाएंगे हम यहाँ से? यही तो हमारा घर है, और किस हक से आप हमें लेने आए हैं? उसने बिना किसी भाव के कहा और हाथ बांध लिए। बेटा, मैं तुम्हारा डैड हूँ, अनुराग उसकी आंखों में देखते हुए बोला। हमारे एक ही अबू हैं और वो हैं असद अहमद खान, उसने असद की तरफ इशारा करते हुए कहा। और उसकी जगह हमारी ज़िंदगी में कोई नहीं ले सकता? तो बिल्कुल भी नहीं, आप तो बिल्कुल भी नहीं, आपने अपने बहुत तीखे अंदाज में कहा। मैं जानता हूँ तुम मुझसे नाराज़ हो, पर बेटा मैं तुम्हारे बिना इतने सालों तक कैसे रहा, ये सिर्फ मैं ही जानता हूँ अनाया। आज तक मैं तुम्हारे मिलने की उम्मीद में ही ज़िंदा हूँ, अनुराग ने भराए गले से कहा। उसकी आंखें आंसुओं से डबडबाई हुई थी। दुआ उसको देख मुस्कुराई और मुस्कुराते हुए ही बोली, आप ये नाटक उनके सामने करिए जो आपका सच नहीं जानते, हमारे सामने नहीं। हम जान चुके हैं कि आप कैसे इंसान हैं, और आपको अपना पिता हम कभी नहीं मान सकते। ये तो हमारी बदनसीबी है कि हम आपका अंश हैं। अनया, ऐसा मत बोलो बेटा, तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं है तुमसे कितना प्यार करता हूँ। इन 19 सालों में मैं तुम्हारी याद में कितना तड़पा हूँ। अनुराग जी आंखों में आंसू लिए कहा। अनुराग ने, झूठ, सब झूठ। आप जैसा इंसान किसी को तड़पा सकता है, किसी की याद में खुद नहीं तड़प सकता, उसने बहुत गुस्से में कहा और हाथ बांध लिए। बेटा, तुमने सिक्के का एक पहलू देखा, मत भूलो सिक्के के 2 पहलू होते हैं। दुआ जो उससे मुंह फेरे खड़ी थी, उसकी बातों पर उसने उसकी तरफ देखा तो अनुराग ने आगे कहा, तुमसे जो लोगों ने अधूरा सच कहा, उसे तुमने सच मानकर अपने ही पिता को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया। क्या तुम मेरी बात नहीं सुनोगे? मेरा साथ क्या हुआ, तुम्हारी माँ के साथ क्या हुआ? अनुराग ने दुआ के बदलते भाव देखकर आखिरी पत्ता खोला।
माँ शब्द सुनकर दुआ की भौहें तन गई। हाँ, तुम्हारी माँ जिंदा है अनाया, वो आज भी तुम्हारे इंतज़ार में है अनाया। अनुराग ने उसके चेहरे पर नज़र जमाए हुए कहा। क्या? चौंक कर कहा तो अनुराग बोला, हाँ बेटा, वो आज भी तुम्हारे आने का इंतज़ार कर रही है। असद और मन्नत भी उसकी बातों पर चौंके थे। दोनों ने एक दूसरे को कहा, आप झूठ बोल रहे हैं, अगर वो जिंदा है तो यहाँ क्यों नहीं आई? दुआ ने सवाल किया। वो यहाँ आने की हालत में नहीं है अनुराग, वो अनाया, वो तुम्हारे गम में पागल हो चुकी हैं। अगर तुम उससे मिलोगी तो वो जल्दी अच्छी हो जाएगी। अनुराग की बात पर दुआ बोली, नहीं, ये सब आप हमें यहाँ से ले जाने के लिए कह रहे हैं। नहीं बेटा, मेरे साथ चलकर तुम खुद देख लो कैसे वो आज भी तुम्हारे इंतज़ार में है। दुआ उसकी बातें सुनकर शांत हो गई और वो चुपचाप नज़रें झुकाए खड़ी थी। तभी दुआ को खामोश देखकर अनुराग असद की तरफ बढ़ गया। उसने सामने हाथ जोड़कर बोला, प्लीज़ अब आप ही कुछ समझाइए, अनाया आपकी बात ज़रूर मानेगी। वो आप दोनों से बहुत प्यार करती है, आपकी बात वो ज़रूर मानेगी, आप ही उसे समझाइए। अनुराग की बात सुनकर एक बार फिर असद और मन्नत एक दूसरे को देखने लगे। दूसरी तरफ शौर्य और राज मीटिंग के बाद ऑफिस आ गए थे। उन्हें ऑफिस आए अभी 1 घंटे से भी ऊपर हो गया था। शौर्य की नज़रें रह रहकर घड़ी की तरफ उठ जाती थी। राज उसे बार बार घड़ी की तरफ देख धीरे से मुस्कुराया और फिर अपनी मुस्कुराहट छुपाते हुए बोला, क्या हुआ, तू बार बार घड़ी की तरफ क्यों देख रहा है? किसी के आने का वेट कर रहा है क्या? नहीं, शौर्य ने एक वर्ड में रिप्लाई दिया। राज एक बार फिर धीरे से मुस्कुराया और शौर्य के मन ही मन खुद से कहा, शौर्य ने मन ही मन खुद से कहा, मुझे लगा था कल के बाद तुम ऑफिस आ जाओगे, पर तुम नहीं आई, तुम हो कहाँ? अनमय और विशाल फार्म हाउस में थे। अनमय अपने लैपटॉप में कुछ कर रहा था। जब विशाल ने उसे इतना फोकस देखा, कहा, क्या हुआ, इतना फोकस्ड हो कर किसके बारे में पढ़ रहे हो? अनमय ने खोए हुए कहा, रिद्धि वालिया। क्या? विशाल चौंक कर बोला और झुकते हुए लैपटॉप में झांकने लगा। तो अनमय ने फिर से कहा, राज का मैसेज आया था, शौर्य रिद्धि के बारे में सब जानना चाहता है। पर क्यों? विशाल ने सवाल किया। ये पता नहीं, शाम को खुद ही पूछ लेना उससे, अनमय ने कहा। तो विशाल ने पूछा, अच्छा ये अभय कहाँ है, सुबह से दिखा नहीं? वो किसी काम से 2 दिन के लिए शहर से बाहर गया है, अनमय ने कहा। 2 दिन के लिए? ऐसा क्या काम आ गया कि उसे 2 दिन के लिए जाना पड़ा? विशाल मुंह ही मुंह में बोला। रिद्धि शौर्य से मिलकर आ गई थी। वो शौर्य से मिलने के बाद से ही बहुत खुश थी। वो शौर्य को पहले से जानती थी। आए दिन शौर्य के फ़ोटोज़ बिजनेस मैगजीन में छपती रहती थी। यहाँ तक कि उसकी फ़ोटोज़ फॉरेन मैगजीन में भी छपती थी। और रिद्धि फॉरेन में बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ रही थी, तो उसे शौर्य के बारे में इसलिए भी सब पता था। रिद्धिमा रिद्धि को इतना मुस्कुराते देखकर कहा, क्या तू स्माइल क्यों कर रही है ऐसे? मॉम, आज मैं पता है किससे मिलने के आ रही हूँ? द SSR से। ये क्या दिखता है मॉम? वो एकदम सुपर कूल, रिद्धि ने खोए हुए अंदाज में कहा। पर वहीं रिद्धिमा के चेहरे के रंग उड़ गए। SSR, वो मुंह ही मुंह में बड़बड़ाई। रिद्धिमा मुंह ही मुंह में बड़बड़ाई। वो दोनों हाल में थे। रिद्धिमा के चेहरे का रंग उड़ता देखकर रिद्धि कुछ बोलने को हुई। तभी कुछ आवाज़ सुनकर उसने एंट्रेंस की तरफ देखा तो उसकी आंखें छोटी हो गई। रिद्धिमा ने अभी उसकी नज़रों का पीछा कर देखा तो उसकी भौहें तन गई। अनुराग अंदर आ रहा था और दुआ उसके साथ ही उसके बगल चलती आ रही थी। अनुराग रिद्धिमा के पास आकर बोला, आज मेरी बेटी वापस आ गई है। मैं अनाया को सबसे मिलवाना चाहता हूँ। आज रात एक पार्टी ऑर्गेनाइज़ करो और इस पार्टी में सबको इनवाइट करो। मैं इस पार्टी में अनाया को सबसे इंट्रोड्यूस करवाऊँगा। आखिर अनुराग ने ऐसा क्या कहा जो असद के दुआ को अनुराग के साथ भेज दिया? क्या होगा जब सब शौर्य को ये सब पता चलेगा? तो आज के तो दोनों एपिसोड से बहुत छोटे निकले। आई कांट डू एनीथिंग। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग। छोटों का प्यार, बड़ों का सम्मान।
राधे राधे। जिसका सब्सक्राइब करना रह गया वो जल्दी से सब्सक्राइब करे। और थैंक्स फॉर लिसनिंग। छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान। राधे राधे।